हेलो एवरीवन, होप सो कि आपकी May 25 सीए फाइनल एग्जाम्स की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। एंड अभी जो आपके सीए फाइनल May 25 एग्जाम्स हैं वो जस्ट आने ही वाले हैं एंड ज़्यादा टाइम उसमें बचा नहीं है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देते हैं जिसके अंदर आपको एक स्मॉल गाइडेंस मिल जाएगी कि क्या आपको पॉइंट्स में ध्यान में रखने हैं, 1.5 डे में आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है जिससे कि आप अपने जो एग्जाम्स है वो बेस्ट तरीके से लिख पाओ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक गुड न्यूज़ है कि हमारे जो लिंक्डइन है उस पर अराउंड 1 लाख फॉलोअर्स होने वाले हैं। वी हैव कंप्लीटेड 96,000, 4,000 ही रिमेनिंग है। तो जैसे ही वो 1 लाख कंप्लीट होंगे तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा लिंक्डइन के ऊपर कि कैसे आप एज अ प्रोफेशनल लिंक्डइन के ऊपर ग्रो कर सकते हो, कैसे वहाँ पे आप अपॉर्चुनिटीज़ आप फाइंड आउट कर सकते हो। क्योंकि लिंक्डइन जो है वो आपका एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है एज अ सीए, और आप एज अ कोई भी प्रोफेशनल हो तो वहाँ पे आप अपनी जो है पर्सनल ग्रोथ कर सकते हो, प्रोफेशनल ग्रोथ कर सकते हो, इवन आप उसको एक अपना सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम भी बना सकते हो। आपने अगर अभी तक फॉलो नहीं करा है लिंक्डइन पे तो आप वहाँ पे भी उससे कनेक्ट कर सकते हो। एंड तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले बात जो आती है वो आती है कि जितने भी स्टूडेंट्स से मेरी बात होती है वो यही कहते रहते हैं कि अब वो जो है मोटिवेशन लूज़ कर रहे हैं एंड यहाँ पे जो एग्ज़ाम के लास्ट 5 डेज हैं या 10 डेज जो बचे हैं यहाँ पे उनसे पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है सीए फाइनल एग्ज़ाम के अंदर, अगर आपको सीए फाइनल एग्ज़ाम फर्स्ट शॉट के अंदर क्लियर करना है तो आपको कॉन्फिडेंट रहना है। आपको ये वाला जो फेस है इसके अंदर सिर्फ आपका सीए फाइनल एग्जाम से रिलेटेड ही आपको माइंड में चलना चाहिए। आपको कुछ भी यहाँ वहाँ का ध्यान नहीं आना चाहिए। अगर आप अपना टाइम कहीं और वेस्ट कर रहे हो तो ट्रस्ट मी बहुत आगे आपको दिक्कत करेगा ये। इसलिए बेटर यही है कि आप सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो। अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, 12 घंटे पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई करो, बाकी आप सो लो। तो जितने भी डेज आपके एग्जाम के अब बचे हैं उसको आपको बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करना है, आपको उसको वेस्ट नहीं करना। अगर आपने ये जो फेस है लास्ट के 7 to 10 डेज अच्छे से पढ़ाई नहीं करी, अगर आपने बाकी रिमेनिंग 5 मंथ्स मेहनत करी थी तो वो सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जितनी भी मेहनत आपने पहले करी है और जो आपके जो रिमेनिंग डेज है उसके अंदर भी आपको सेम रिदम मेंटेन करके रखना है। जो भी आपका पीक आने वाला था स्टडीज़ का वो आपका इसी फेज के अंदर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा मेटिकुलस प्लानिंग की नीड होती है। यहाँ पे आपको एक एक सेकेंड आपका प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना पड़ता है। तो जो भी चीज़ें हैं आपको अच्छे से करनी है। एंड सेकेंड चीज़ ये आती है कि आपको सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो आपको नेगेटिविटी अवॉइड करनी है। यहाँ पे आपको काफ़ी लोग मिलेंगे, हो सकता है आपके फ्रेंड्स हों, हो सकता है आपके रिलेटिव हो सकता है आपके फैमिली में ही हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, वो सारी नेगेटिविटी अवॉइड करना है। कोई भी नेगेटिव टॉक आपके माइंड में नहीं आना चाहिए। आपको नहीं लगना चाहिए कि मैं पास नहीं कर पाऊंगा। अगर आपको मेंटली खुद ही नहीं लग रहा कि आप पास कर पाओगे तो आपका वहाँ पे एग्जाम में आप क्या ही लिख पाओगे। तो इसलिए आपको मेंटली यही सोचना है कि आप जो आपके सीए फाइनल May 25 एग्जाम्स के अंदर है वो आप सीए बनने वाले हो। एंड इसके लिए आप क्या कर सकते हो, मैं क्या करता था, जितनी भी मैं अगर मोटिवेशन वीडियोस देखता था, स्ट्रेटजी वीडियोस देखता था तो नीचे जाके कमेंट सेक्शन में अपना नाम और उसके आगे सीए लगाता था, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट था कि मैं इस अटेम्प्ट में सीए बनने वाला हूँ। तो आप भी ये चीज़ कर सकते हो, बहुत हेल्पफुल रहती है एंड आगे आपको बहुत हेल्प करेगी भी। तो ये एक जनरल पॉइंट था जो कि बच्चे मिस्टेक करते हैं यहाँ वहाँ के चक्करों में, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो बेटर है कि आप वीडियोस भी अवॉइड करो। अगर आपको लग रहा है कि वीडियोस से आपका डिस्ट्रैक्शन, एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन यू हैव टू एलिमिनेट। कैसा भी डिस्ट्रैक्शन आपके माइंड में नहीं आना चाहिए, बिकॉज आपको जो है अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है आपके लिए, आपने इतनी मेहनत करी है। एंड मैं बता रहा हूँ अगर आपने फर्स्ट शॉट में क्लियर कर लिया तो उससे बेस्ट चीज़ नहीं होती, क्योंकि एक सर्कल बन जाता है। अगर आप आगे फेल होते हो या फिर आपको दोबारा देना पड़ता है तो सेम चीज़ें पढ़ने में बहुत इश्यूज आते हैं। अगर आपने अभी अच्छी मेहनत कर रखी है तो आप इस अटेम्प्ट में सीए बनने वाले हो, उसके लिए ही आपको तैयारी करनी है। अब बात कर लेते हैं कि आपका जो रिमेनिंग टाइम बच रहा है, मे बी अगर टाइम तो वैसे बचा नहीं है, आप फाइनल सेट ऑफ रिविजन ही करोगे। आप 2-4 दिन आपके एक्स्ट्रा हैं तो 2-4 दिन आपके जो भी वीक टॉपिक्स हैं आप उसमें लगा सकते हो। अब स्टार्ट करना है आपको सबसे पहले एफआर से। एफआर में आपको एटलीस्ट 5 to 6 डेज देने हैं। अगर आपको लग रहा है आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो आप दूसरे सब्जेक्ट्स को टाइम दे सकते हो, बट अगर आपको बेस्ट ही करना है कि आपको लगता है कि एफआर को पेपर मेरा सबसे बेस्ट जाना चाहिए तो उसके लिए आप 5 to 6 डेज दो। अब इसके अंदर आपको सबसे पहले एफआर के अंदर क्या करना है, जितने भी क्वेश्चंस आपने मार्क कर रखे हैं आपको इस 5 to 6 डेज के अंदर 2 रिविजन्स प्लान करनी है। मैं भी 2 रिविजन्स करके गया था यहाँ पे, क्योंकि अगर आपने 2 बार पढ़ लिया होगा तो आप इजीली एग्जाम अपेयर कर पाओगे। एंड एफआर के अंदर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ये चीज़ आपको बड़े अच्छे से ध्यान रखनी है, क्योंकि अगर आपके क्वेश्चन रिपीट हुए और आप वो सही करके आ रहे हो तो आपके शॉर्ट मार्क्स हैं। अब आपको एफआर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो स्टडी मैट के क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपने 2 या 3 रिवीजन कर रखी है तो आपने ज़रूर क्वेश्चन मार्क कर रखे होंगे और वही क्वेश्चंस आपको अब लिख के प्रैक्टिस करने हैं। बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं, वो उसको ऑडिट कर रहे होते हैं। ऑडिट का पेपर नहीं है ये, आपका रिटन प्रैक्टिकल पेपर है। यहाँ पे आपको सॉल्व करना पड़ेगा।
ट्रस्ट मी, आपको लग रहा है कि वो आपसे अभी सॉल्व हो रहा है कैलकुलेटर पे, एग्जाम में जहाँ आप एग्जाम हॉल में बैठोगे आपसे सॉल्व नहीं होगा। तो इससे बेटर यही है कि अभी जो आपके पास 5 डेज दे रहे हो, 5 डेज बहुत मोर देन सफिशिएंट टाइम होता है, एक प्रॉपर रिवीजन हो जाती है उसके अंदर। तो इसलिए जितने भी आपके क्वेश्चंस मार्क्ड हैं, आप सबसे पहले अपने नोट्स पढ़ो, जितने भी क्वेश्चंस मार्क्ड हैं उनको लिख के करो। अब होगा क्या कि इस फेज के अंदर भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस निकलेंगे जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहे होंगे, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। इसके लिए मैंने क्या किया था, उन क्वेश्चन को अगेन मैंने फिल्टर आउट किया था, तो मेरे पास अगेन 15 to 20 क्वेश्चंस निकल के आ गए थे जो कि मेरे से सॉल्व नहीं हो पा रहे थे ड्यूरिंग दी 5 डेज। तो वो भी मैंने निकाल लिया था कि अब जो मैं एक और बार इसको रीड करूंगा तो मैं वो क्वेश्चन करूंगा। तो आपने एक फेज में ये कर लिया। अब जब आपके पास 1 या 2 दिन बच रहे होंगे तो उसके अंदर अगेन आपको नोट्स रिवाइज करने हैं एंड आपको जो है ये बचे हुए 15 to 20 क्वेश्चंस करने हैं। इतना आपने कर लिया, आपकी बेस्ट तैयारी हो जाएगी फॉर द पेपर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सेकेंड चीज आती है आरटीपीज एंड एमटीपीज के लिए, फॉर द ऑल सब्जेक्ट्स के लिए मैं एक साथ ही बता देता हूँ। इसके अंदर आपको अब बिना देखे इसे सॉल्व नहीं करना है। अगर आपने पहले बिना देखे कर लिया था तो ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कभी कभी अच्छे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं जो कि आपसे सॉल्व नहीं होंगे अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो इससे बेटर आप सॉल्यूशन देख के ही उसको सॉल्व करो। बट अगर आपको लग रहा है कि ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है तो उसको आप याद करो या फिर उसको समझो। समझने का इतना टाइम नहीं है, तो बेटर यही है कि आपको क्वेश्चन की अप्रोच समझ लो कि बेस कर क्या रहे हैं, एंड इन केस अगर वो क्वेश्चन रिपीट हो जाता है तो वो आप एग्जाम के अंदर सॉल्व कर लो। ये बता दिया मैंने एफआर के लिए। सेम स्ट्रेटजी होगी मेरी स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग या एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए। अब एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर क्या चीज़ है कि आपके पास टाइम अब 1.5 डेज का ही होगा। यहाँ तो आपने 5 to 6 डेज दे दिए तो आपको ईजी लग रहा है, बट 1.5 डे के अंदर आपको बहुत डिफिकल्टी होगी, ये चीज़ आप मान के चलो। इसलिए आपको क्या करना है, अभी बिफोर 1.5 डे पे आप पहुंचो, आज या कल में आपको वो प्लानिंग करनी है 1.5 डे की कि आप किस फ्लो में सब्जेक्ट्स जो हैं आपके रिवाइज करोगे। जब आप एग्जाम डे से आते हो, आप अराउंड 5 बजे एग्जाम खत्म होता है, आप 6 साढ़े 6 तक घर आते हो, आपको 7:30 से ही स्टार्ट कर पाओगे। 6 बजे से तो कोई स्टार्ट नहीं कर पाता कि आप रास्ते में स्टार्ट करो। तो आपको 7 या 7 to 7:30 आप स्टार्ट करोगे, तो वहाँ से लेके आपके पास आपका थर्ड डे 12 PM तक की प्लानिंग होनी चाहिए कि आपको कौन से घंटे में क्या करना है। मैं जनरली एग्जाम डे पे नहीं पढ़ता था, बट मैं रेकमेंड नहीं करता सबको, क्योंकि कई लोगों को होता है कि एग्जाम से पहले जो वो पढ़ के जाते हैं तो उनको याद रहता है। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आप वो पढ़ के जाओ, बट नया मत पढ़ के जाना, क्योंकि नया पढ़ोगे तो वो याद नहीं रहेगा। ये 1.5 डे जो है ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपने सबसे पहले तो मैंने बता दिया, आज या कल में आपको सारे सब्जेक्ट्स की प्लानिंग करनी है। इवन एफआर के जो आप 5 to 6 डेज दे रहे हो उसका भी आपको प्लान होना चाहिए। अगर आपने मेरा प्लानर देखा था, उसके अंदर मैंने एक एक सब्जेक्ट प्लान कर रखा था अलग अलग टैब के अंदर। उसी तरीके से आप शीट के अंदर कर सकते हो, कॉपी के अंदर कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो, बट आपको प्लानिंग करना जरूरी है। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। कई बार क्या होता है, आपका अगर एग्जाम पेपर मुश्किल आ गया या आपसे कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो वो आपके नेक्स्ट पेपर पे इम्पैक्ट करेगा। आपको समझ ही नहीं आएगा कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। इसलिए आपके पास अगर ऑलरेडी प्लान है तो आपका पेपर खराब गया, अच्छा गया, आप सीधा आओगे एग्जाम देके, आप वहीं से पिकअप करोगे। वो पिकअप जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वहाँ पे अगर कोई बच्चा लैप्स करता है तो फिर वो सीए फाइनल ही लैप्स हो जाता है। इसलिए आपको प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। अब आपने प्लान कर लिया, अब टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं इन केस ऑफ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। फॉर एफआर हो गया, डीटी हो गया, आईडीटी हो गया, एंड आपका एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया। जितने भी क्वेश्चन है आपको लिख के जाने हैं। ट्रस्ट में आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है कि आप लिख के जाओ। बच्चे बोलते रहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, कैसे लिखेंगे, बट आपको लिख के जाने हैं। अगर आपसे सारे नहीं लिखे जा रहे जितने मार्क्ड क्वेश्चन हैं, एटलीस्ट 50 to 60% तो आप लिख के जाओ, तभी वो आपको हेल्प करेगा। एंड आपका जो मोटिव है वो सीए फाइनल क्लियर करना है। यहाँ पे बहाने बनाना तो नहीं है कि अगर आपको लगेगा कि मेरे से अभी नहीं होगा तो ये फिर आपको फिर सीए फाइनल के एग्जाम पेपर के अंदर भी हेल्प नहीं करेगा। तो ये चीज़ आपको मेक श्योर करनी है कि जितने भी प्रैक्टिकल आप लिख के जा रहे हो। इन केस ऑफ अ थ्योरी सब्जेक्ट्स ऑलवेज ट्राई कि आप उसको 1.5 रीडिंग तो एटलीस्ट करके जा रहे हो। एक रीडिंग आपकी प्रॉपर होनी चाहिए जितना भी है। अब यहाँ पे भी एक चीज़ आएगी कि मेमोराइज वाला इशू है। कुछ लोगों को मेमोराइज होता है, कुछ लोगों को नहीं होता। तो इसलिए आपको 2 से 3 बार सेम टॉपिक को 2 से 3 बार रीड करना है। 2 बार आप देख के रीड करोगे, थर्ड टाइम आप बिना देखे रीड करोगे। 2 बार आप देख के रीड करोगे, थर्ड टाइम आप बिना देखे रीड करोगे। जब आप इस तरीके से करोगे तो आपका जो भी आपका थ्योरी सब्जेक्ट्स है, खाली आपका उसमें ऑडिट ही है, तो वो ऑडिट भी आप इजीली क्लियर कर पाओगे। एंड आपका जो एग्जाम डे होगा वहाँ पे भी आपको एक क्विक रीडिंग मार के जानी है ऑडिट सब्जेक्ट की सारे की पॉइंटर्स। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अंदर का पढ़ के जाओ। कोई भी टॉपिक है आपका किसी से भी रिलेटेड है, इंटरनल ऑडिट के कोई पॉइंट्स हैं तो आप उसको जस्ट याद करके जाओ कि हेड पॉइंट्स क्या हैं, और अंदर का आपको एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो आप लिख पाओगे वहाँ पे। तो ये हो गया थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए। एंड आपका डीटी आईडीटी के अंदर प्रोविजंस आप अच्छे से पढ़ के जाना। क्वेश्चन से ज़्यादा यहाँ पे प्रोविजंस इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि इसके अंदर नए क्वेश्चंस ही आएंगे, रिपीट क्वेश्चन के बहुत कम चांस हैं, इसलिए आपको प्रोविजंस पे ग्रिप होनी बहुत ज़रूरी है। आप प्रोविजंस अच्छे से पढ़ के जाओ, इजीली आपका जो डीटी एंड आईडीटी भी क्लियर हो जाएगा। एंड बहुत अच्छे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत मज़ा आता है इसको पढ़ने के अंदर। आईबीएस की आपने स्ट्रेटजी बनाई रखी होगी कि कौन सी बुक्स ले जानी है, कौन सी नहीं ले जानी है, क्योंकि उसके अंदर वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बुक्स वगैरह वाला। एंड बाकी जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स है वो आप अच्छे से पढ़ के ही जा रहे हो। एंड उसको 1.5 डे मिलेगा, वहाँ पे आपको कॉस्टिंग और लॉ को भी फोकस करना है, क्योंकि वहाँ पे भी टाइम इंपॉर्टेंट। तो पता नहीं शायद वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है या नहीं हो रही, बट अगर ज़्यादा लंबी हो जाए तो आप इसको वैसे भी 2x या 3x पे देखोगे, तो उसका कोई ऐसा इशू नहीं आएगा। एंड अब इसके बाद और मैं कुछ कॉमन पॉइंट्स बताता हूँ कि एग्ज़ाम के अंदर बच्चे क्या गलती करते हैं एंड वहाँ पे उनका अटैम्प्ट लग जाता है। बहुत बेसिक गलतियाँ होती हैं। उसके लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको जो MCQ का सिक्वेंसिंग होता है वो आपको बड़े अच्छे से ध्यान में रखना है। कई बार वो 1 2 3 करके लिखा होता है, कई बार 1 2 3 होता है। आप ये देख के जाओ कि जो क्वेश्चन पेपर में 1 है वो 1 के अगेंस्ट ही मार्क हो रहा है, 2 है 2 के अगेंस्ट ही मार्क हो रहा है। यहाँ पे बच्चे उल्टा सीधा मार्क करके आते हैं और पूरा MCQ का पेपर चेक नहीं होता और 0 मार्क्स मिलते हैं। पहली चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़, जो रोल नंबर आप लिख के आते हो, रोल नंबर फिल करके आते हो, वो चीज़ आपको बहुत ध्यान में रखनी है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि ICA की वेबसाइट में एग्जामिनेशन वाले डिपार्टमेंट में आप जाओगे तो वहाँ पे स्पेसिमेंस दिए होते हैं। तो मैंने भी उसके 2-3 प्रिंट आउट ले लिए थे एंड मैंने रोल नंबर तक भर के लिखा था एग्जाम से पहले कि वहाँ पे मेरे को इस पर टाइम नहीं लगना चाहिए, कि बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा होता कि वहाँ पे भरे क्या। इसलिए बेस्ट यही है कि आप उसके 2-3 प्रिंट आउट निकालो। अगर आपको नीड है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके PDF के लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करो, उसको प्रिंट करो और वो आप लिख के आओ। ये बेसिक चीज़ें हैं। यहाँ पे अगर आप गलती करोगे तो फिर आपका पेपर पूरा वेस्ट हो जाएगा, ये आपको नहीं करना। तीसरी चीज़, जब आप पेपर अटेम्प्ट करते हो तो आपको वहाँ पे क्या करना है, जो भी आंसर आप स्टार्ट कर रहे हो हेडविंग में लिखना है आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2। पहला ये चीज़ होगी। अब हो सकता है उसके 4 सब पार्ट हो, चारों सब पार्ट सेम जगह आने चाहिए। आप कहीं अगर 4th जगह लिख के आओगे या 5th जगह लिख के आओगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। फिर आप बाद में ये मत कहना है एग्जाम से आगे कि मेरे को मैंने लिखा था एग्जामिनर ने चेक नहीं करा। चारों पार्ट सेम जगह होने चाहिए। अगर आपको नहीं आ रहा तो आप जगह छोड़ो, बट अलग जगह नहीं करके आओगे, क्योंकि वो उसके मार्क्स नहीं देगा। अब 4 पार्ट्स होते हैं। अब बच्चे क्या करते हैं, 5 लिख दिया, अब सब पार्ट भी नहीं लिख के आ रहे, तो 5 लिखा है आपने, फिर से टॉप में लिख के आओ आंसर टू 5A 5C 5D। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर को समझ तो है कि आंसर किसका लिखा है। अगर यही नहीं समझ आएगा तो मार्क्स तो बहुत दूर की बात है। ये चीज़ होगी। एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, जो बच्चे गलती करते हैं वो क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन रीडिंग का पैटर्न आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन रीडिंग जो होती है वो आपकी लास्ट टू फर्स्ट क्वेश्चन होती है, कभी भी फर्स्ट टू लास्ट क्वेश्चन नहीं होती, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन IC ऑलवेज डिफिकल्ट सेट करता है। वहाँ से आपका पूरा कॉन्फिडेंस स्टार्टिंग में टूट जाएगा। इसलिए बेटर यही है आप 6 to 1 पे जाओ। 1 नहीं भी पढ़ पाओगे अगर आप 15 मिनट्स में तो भी चलेगा, बट 6 to 2 तो आप फिर भी पढ़ पाओगे। अब आपको क्या करना है, उसी 15 मिनट्स के अंदर आपको डिसाइड हो जाना चाहिए कि आपको कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है। 1 तो आपको अटेम्प्ट ही करना है, कौन सा क्वेश्चन आप स्किप करोगे वो आपका डिसाइड हो जाना चाहिए। सेकंड चीज़ आती है इसी के अंदर की, जैसे आपका डिसाइड हो गया क्वेश्चन कौन सा स्किप करना है, आपको सीक्वेंस वहीं पे डिसाइड करनी पड़ेगी, आप किस सीक्वेंस में अटेम्प्ट करोगे। ये भी बच्चे हवा में कर रहे होते हैं कि एक क्वेश्चन आता है बस उसी को वो स्टार्ट कर देते हैं। पहले आपको पूरा डिसाइड करना है, मैं 4 3 2 1 करूँगा, 5 2 3 1 करूँगा। वो आपका प्रॉपर फ्लो होना चाहिए आपके पास कि आपको क्या करना है। बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए एग्जाम हॉल के अंदर, ये चीज़ आप ध्यान रखना। आपने सीक्वेंस डिसाइड कर लिया, उसी बेसिस पे आप अटेम्प्ट करोगे। कभी भी FR के अंदर CFS का क्वेश्चन फर्स्ट में नहीं करते। मेरे भी एग्जाम हॉल में बच्चे कर रहे थे साथ में, 1-1 1.5 घंटा CFS के क्वेश्चन में लग जाता है। बेटर यही है आप उसको अवॉइड करो एंड लास्ट में उसको CFS के क्वेश्चन को ऑलवेज अटेम्प्ट टूवर्ड्स द लास्ट, क्योंकि वो चाहे आपको कितना भी आता है उसमें ICA कोई ना कोई एडजस्टमेंट देता है जहाँ से आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं होती। और बैलेंस शीट मैच ना होना एग्जाम हॉल के अंदर सबसे ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस लूज करने वाला फैक्टर होता है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। एक इम्पॉर्टेंट और क्या चीज़ आती है कि एग्ज़ाम हॉल टिप्स में आपको बताता हूँ कि आपको कभी भी जो आपके साथ वाले हैं वहाँ पे वो आपसे पूछने का ट्राई करेंगे, बट आपको उसको अवॉइड करना है। अगर आपको आती है कोई चीज़ तो आप अपना पेपर करने पे ध्यान दो, दूसरा क्या कर रहा है उस पर आपको मतलब नहीं होना चाहिए। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा था, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि मैंने किसी को एग्जाम हॉल में बताया नहीं था कि मैं इंटर में और फाउंडेशन में भी रैंक होल्डर हूं। अगर मैं बता देता तो भी वहाँ पे वो लोग फिर पूछने लग जाते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी लीनियंट एग्जामिनर या फिर इन्विजिलेटर आता है तो थोड़ा बहुत बच्चे यहाँ वहाँ पूछते हैं, बट वो चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। वो चीज़ें आपका पूरा टाइम वेस्ट कर देंगी। आपके पास 3 घंटे का टाइम है, वो शॉर्ट पड़ जाएगा। अभी भी याद रखना वो शॉर्ट पड़ जाता है एंड फिर आप आके घर आके रिग्रेट करते हो कि मैंने टाइम वेस्ट कर दिया। दूसरी चीज़ आती है कि आपको एग्जाम हॉल में जब आप पहुँचते हो या एग्ज़ाम सेंटर पे आप पहुंचते हो तो आप 2 चीज़ें होती हैं, या तो आप जल्दी पहुंचने वाले हो या लेट पहुंचने वाले होते हो। तो लेट तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि अगर आपको एग्जाम में लिखने मिलेगा इतनी मेहनत करी सारी वेस्ट हो जाएगी। जल्दी भी नहीं पहुंचना। जल्दी पहुंच के लोग क्या करते हैं, वहाँ पे डिस्कशन होता है, 4-4 के ग्रुप बनते हैं।
अगर आपका सर्कल अच्छा है तो आप लोगों को पहले से जानते होगे, एग्जाम सेंटर पे लोग मिल जाते हैं। तो वो चीज़ आपको अवॉइड करनी है, वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा। वहाँ पे ये डिस्कशन चल रहा होता है कि किसने कौन सी बुक से पढ़ा है, किसने कौन सा टॉपिक्स पढ़ा है, किसने कैसे टीचर ने क्या पढ़ाया है। ये सारी चीज़ों का टाइम बिल्कुल नहीं होता, ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। ये सारी चीज़ों में आप डिस्कशन लगाओगे तो आपका पेपर ख़राब होगा। तो ये आपको बिल्कुल ही अवॉइड करना है, कोई भी डिस्कशन नहीं होना चाहिए। सिमिलरली जब आपका एग्जाम खत्म होता है, आप क्वेश्चन पेपर बिल्कुल डिस्कस नहीं करोगे, सीधा आपको घर जाना है, क्वेश्चन पेपर रख देना है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर फाड़ना नहीं है, आप रख लो, घर ले जाओ, और बाद में क्योंकि देखना भी होगा कि आपने सही किया ही नहीं किया, तो आप घर ले जाओ, सीधा घर जाना। ये नहीं कि आप फ्रेंड्स के साथ घूमने जा रहे हो, फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन कर रहे हो वहाँ पे, क्योंकि यही होता है फिर कि मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया, ये क्वेश्चन कैसा आया था। ये सब चीज़ें आपका एग्ज़ाम ख़राब ही करता है। एंड आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है, आपकी फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है। एक बार आप सीए बन जाओगे तो ये, क्योंकि आपने इतने सालों की मेहनत है, आपने 3 साल आर्टिकलशिप में लगाए हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। एंड होप सो कि ये जो भी मैंने आपको टिप्स बताई फाइनल, ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी आपके आने वाले May 25 एग्ज़ाम के लिए, या अगर कोई November 25 या उसके ऑनवर्ड्स एग्जाम्स वाला भी स्टूडेंट देख रहा है तो उसको भी ये चीज़ें हेल्प करेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई इशू आ रहा है एग्जाम के अंदर, अगर आपको किसी भी तरीके का इशू है तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हो, लिंक्डइन पे रीच आउट कर सकते हो, टेलीग्राम पे भी ग्रुप है, एंड इन सब के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर सीए फाइनल May 25 एग्जाम्स, एंड होप सो कि आप जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हो एंड सीए बन के ही हम मिलेंगे।